लियो काइमिंग चुपचाप उसे देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, लू शेंग, तुम्हारे दूर रहने के दौरान हमारे बीच की दूरी एक गहरी खाई बन चुकी है। तुम सच में बदल चुके हो। तभी स्कूल की घंटी गलियारे में गूंज उठी। टीचर होंग ने हल्की अफसोस भरी सांस लेकर किताब बंद की। ठीक है क्लास, आज का लेसन यहीं खत्म होता है। आप सब जा सकते हैं। लू शेंग खड़ा हुआ और शांति से अपना सामान समेटने लगा। उसने आसपास खड़े छात्रों की ओर देखा और कहा, अलविदा सब लोग। इस क्लासरूम में बिताया हुआ समय मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर उसने खास तौर पर लियो काइमिंग की ओर देखा। क्लासरूम में अभी भी हलचल थी। किसी का सहपाठी होना इतना सम्मानजनक लगेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक छात्र बोला, अब तो मैं ट्रेनिंग दोगुनी करूंगा। मुझे मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करना ही है। हाँ, मुझे भी। ये बहुत कूल है। लोग ये नहीं कह सकते कि लू शेंग के क्लासमेट आलसी थे, लेकिन लियो काइमिंग बस वहीं खड़ा लू शेंग को देखता रहा, अपने ही विचारों में खोया हुआ। लू शेंग उसके पास आया और दोस्ताना अंदाज में उसका कंधा पकड़ लिया। मेहनत करते रहो काइमिंग, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं। चलो दोनों रैंक बढ़ाते हैं, फिर कभी फुर्सत में स्पार भी करेंगे, लू शेंग ने कहा। यह सुनकर लियो काइमिंग की आंखें भर आईं, लेकिन उनमें नया जोश भी था। हाँ, चाहे जान भी लगानी पड़े, मैं मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करके तुम्हारे बराबर पहुंचूंगा। उस शाम बाद में लू शेंग अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था और तेजी से कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था, अपनी ट्रेनिंग लॉग पूरी करते हुए। मैंने पहले ही लिंगसु को निर्देश भेज दिए हैं कि बॉडी रिफाइनिंग एंड ब्लड बूस्टिंग सूप और मैरो सूदिंग पिल्स के लिए उच्च स्तरीय सामग्री बड़ी मात्रा में खरीद ले, उसने सोचा। ये दोनों टॉनिक टेंडन्स और हड्डियों की बुनियादी संरचना को मजबूत करने में बेहद प्रभावी हैं। दक्षता और लागत लाभ के हिसाब से इनका कोई मुकाबला नहीं। अगर मुझे पर्याप्त मात्रा मिल गई तो ये मुझे लेवल 4 तक पहुंचने तक सहारा दे सकते हैं। अब सवाल है स्पिरिचुअलिस्ट के लिए सही हथियार का। लू शेंग सोचने लगा। आधिकारिक आकलन से पहले मुझे स्पिरिट नेट में लॉगिन करके काइमिंग जनरल स्टार सिलेक्शन के लिए प्रोफेशनल हथियार खरीदने की अनुमति नहीं मिलेगी। मुझे जल्द से जल्द स्पिरिचुअलिस्ट असेसमेंट पूरा करना होगा। हर बार इंस्ट्रक्टर डॉन्ग किंग्स पर निर्भर रहना बहुत जोखिम भरा है, देरसवेर मेरे राज खुल ही जाएंगे। चलो देखते हैं मौजूदा कीमतें। स्क्रीन पर नंबर देखकर लू शेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। वॉइड मल्टीहील ब्लेड व्हील्स, सिल्वर वॉइड शटल्स। कीमतें आसमान छू रही थीं। स्क्रीन पर हल्की नीली आभा से घिरी एक तेज धार वाली ब्लेड चमक रही थी। यह था वॉइड ब्लेड व्हील और इसकी कीमत थी चौंकाने वाली $375 मिलियन। लू शेंग पीछे झुक गया, चेहरे पर गंभीर भाव थे। मैंने सोचा था हाल ही में जीते हुए 5 मिलियन मेरे काम आ जाएंगे, लेकिन उच्च स्तर के स्पिरिचुअलिस्ट्स की दुनिया में यह तो बस जेब खर्च जैसा है। इसके बगल में एक क्रिस्टल जैसी पतली शटल दिखाई दे रही थी, जिसके केंद्र में चमकता हुआ रत्न था। यह सिल्वर वॉइड शटल $295 मिलियन में सूचीबद्ध थी। लू शेंग ने आंखें बंद कर लीं और गणना करने लगा। ब्लेड व्हील और शटल बनाने के लिए कम से कम 9000 ग्राम शुद्ध स्टार सिल्वर या स्टार आयरन चाहिए। एक उच्च गुणवत्ता वाले ब्लेड व्हील के लिए कम से कम आधा किलो रिफाइंड मटेरियल चाहिए। मतलब मेरा पूरा 5 मिलियन तो सिर्फ बेस अलॉय खरीदने में ही खत्म हो जाएगा, बाकी पार्ट्स और फोर्जिंग फीस तो अलग। और असल में मैं सिर्फ एक हथियार लेकर लड़ाई में नहीं जा सकता। इसके अलावा मेरी मानसिक ऊर्जा सामान्य स्पिरिचुअलिस्ट से कहीं अधिक मजबूत है, इसलिए साधारण ब्लेड व्हील्स शायद मेरे इरादे के दबाव में टूट जाएंगे।
मुझे प्रीमियम मटेरियल चाहिए जिससे लागत 10 गुना बढ़ जाएगी। मेरे पास तो एक भी सही हथियार बनाने के पैसे नहीं हैं। लू शेंग ने ठुड्डी सहलाई और सोचा, अब बस एक ही रास्ता बचता है। मुझे खुद ही खदान से कच्चा अयस्क निकालना होगा। लू शेंग ने दराज खोली और अंदर से एक अजीब धातु का टुकड़ा और पुराना मुड़ा हुआ दस्तावेज निकाला। कागज उठाते ही उसके चेहरे पर हल्की संतुष्ट मुस्कान आई। कितनी किस्मत की बात है कि फायर सीड रिसोर्स आर्काइव्स में मुझे 300 साल पुराने रणनीतिक मार्शियल रिसोर्सेस का यह नक्शा मिल गया। जो जानकारी उस समय आम थी वह अब समय के साथ गायब हो चुकी है और अब वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन गई है। लू शेंग ने नक्शा फैलाया और उंगली से फीकी रेखाओं का पीछा किया। उसमें एक छिपा हुआ रास्ता दिखाया गया था जो एक भूले बिसरे प्राचीन खनन क्षेत्र की ओर जाता था। रिकॉर्ड के अनुसार माउंट डब्ल्यू के नीचे उच्चस्तरीय अयस्क की एक विशाल अप्रयुक्त नस मौजूद है। मैं माउंट डब्ल्यू जाऊंगा और खुद कच्चा माल निकालूंगा, फिर किसी मास्टर हथियार स्मिथ से इसे बनवाऊंगा। और अगर यह नस सच में उतनी समृद्ध हुई जितना रिकॉर्ड कहता है, तो बचा हुआ सिल्वर और आयरन मैं ब्लैक मार्केट में बेचकर अपनी बाकी साधना का खर्च भी निकाल सकता हूँ। एक तीर से दो शिकार। ही लिंगसु के यहाँ मैरो सूदिंग पिल्स का बैच पूरा करते ही मैं निकल जाऊंगा। एक हफ्ते बाद लिंगशैन चेम्बर में ही लिंगसु कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसने उस घंटे में 10वीं बार फोन देखा और चिढ़कर बड़बड़ाई, ये लू शेंग है कहा? वो तो पहले ही लेट हो चुका है। क्या उसे समय का कोई अंदाजा भी है? जैसे ही उसका धैर्य टूटने वाला था, दरवाजा खुला और लू शेंग अंदर आया, हाथ में सफेद लैब कोट लिए हुए। आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ मिस ही, उसने शांत स्वर में कहा। ही लिंगसु ने उसे नाराज नजर से देखा। ओह, तो तुम्हें याद भी है कि हमारी अपॉइंटमेंट थी। लू शेंग ने कोट पहनना शुरू किया। आखिरी वक्त पर एक जरूरी काम आ गया था। क्या रिफाइनमेंट के लिए सभी प्रिकर्सर्स और कच्चे पदार्थ तैयार हैं? ही लिंगसु का चेहरा हल्का लाल हो गया, शायद गुस्से या उसकी मौजूदगी की वजह से। हाँ, उसने जवाब दिया, आवाज थोड़ी नरम हो गई। मैंने सब कुछ बिल्कुल तुम्हारे निर्देशों के अनुसार तैयार किया है। लू शेंग ने सिर हिलाया और स्टरलाइज्ड ग्लव्स पहन लिए। उसके सामने लैब टेबल पर दुर्लभ पौधों के अर्क और खनिज पाउडर की बड़ी मात्रा रखी थी। उसने अनुभवी नजर से सामग्री की गुणवत्ता जांचनी शुरू की। मिस ही, एक बात पूछूं, इस बैच की सामग्री खरीदने में कुल कितना खर्च आया? ही लिंगसु थोड़ा झिझकी और फिर रकम बताई। ही लिंगसु ने खाते देखकर हल्की सांस ली। इस बैच की कुल लागत 2 लाख से थोड़ी ज्यादा है। लू शेंग ने एक सूखी जड़ी बूटी उठाई और उसकी बनावट व खुशबू ध्यान से जांची। गुणवत्ता अच्छी है, उसने कहा। फिलहाल इसे मेरे खाते में डाल दो, बाद में मुनाफे से खर्च काट लेंगे। जवाब का इंतजार किए बिना उसने मास्क पहन लिया और उसकी आंखें पूरी तरह एकाग्र हो गईं। मैं अब रिफाइनमेंट शुरू कर रहा हूं। कृपया बाहर जाकर इंतजार करें। लू शेंग की आवाज मास्क के पीछे से थोड़ी दब गई थी, लेकिन साफ थी। ही लिंगसु कुछ पल के लिए हैरान रह गई। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी गंभीरता देखकर होंठ दबा लिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा और भारी लैब दरवाजे की ओर बढ़ गई। स्पिरिट स्ट्रेंथनिंग एंड ब्लड बूस्टिंग सूप को बाजार में लाने की बड़ी योजना अभी शुरुआती चरण में है। अभी तक एक पैसा भी नहीं आया। और दूसरी तरफ लू शेंग की सामग्री पर जो पैसा मैंने लगाया है, वह लगभग 10 लाख युआन तक पहुंच चुका है। ही लिंगसु ने दरवाजा बंद करते हुए सोचा। वह ठंडी दीवार से टिक गई और सोचने लगी।
अच्छी बात है कि उसकी मांगी हुई सामग्री पूरी और उच्च गुणवत्ता की थी। उसने पहले ही स्पिरिट स्ट्रेंथनिंग एंड ब्लड बूस्टिंग सूप का फॉर्मूला पूरा कर लिया है। क्या वह अब कोई बिल्कुल नया फॉर्मूला बना रहा है? पिछले एक हफ्ते से वह लगभग हर दिन इसी लैब में है। उसके अंदर आखिर कितने राज छिपे हैं? 3 घंटे की खामोशी के बाद अंदर से आवाज आई। प्रक्रिया पूरी हो गई है, मिस ही। आप अंदर आ सकती हैं। फॉर्मुलेशन स्थिर हो गया है, लू शेंग ने थकी लेकिन संतुष्ट आवाज में कहा। मुझे 2 दिन बाद बाहर जाना होगा, लू शेंग ने ग्लव्स उतारते हुए कहा। लेकिन चिंता मत करें, थोड़ा समय दीजिए, मैं खुद वह पूंजी जुटा लूंगा जिससे स्पिरिट स्ट्रेंथनिंग एंड ब्लड बूस्टिंग सूप को बाजार में लॉन्च किया जा सके। ही लिंगसु ने चेहरा दूसरी ओर कर लिया और बस छोटा सा जवाब दिया, ओ। उसकी ठंडी प्रतिक्रिया देखकर लू शेंग हल्का हंस पड़ा। वह वर्कस्टेशन से टिककर खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें खुश करना सच में बहुत मुश्किल है ना ही लिंगसु? ही लिंगसु ने उसे तीखी नजर से देखा, उसके गाल हल्के लाल हो गए। कुछ कहे बिना उसने पर्दा हटाया और तेजी से लिंगशैन चेंबर के मुख्य हॉल में चली गई। बाकी काम मैं संभाल लूंगी, उसने खुद से कहा। लैब बेंच पर दर्जनों टेस्ट ट्यूब रखे थे, जिनमें अलग अलग रंगों के चमकते तरल भरे थे। ही लिंगसु ने गहरे नीले घोल वाली एक ट्यूब उठाई और उसकी गाढ़ापन देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। जैसा मैंने सोचा था, उसने कहा। यह पूरी तरह नया औषधीय यौगिक है, जिसका नाम और स्रोत हमारे डेटाबेस में नहीं है। मैंने इसकी प्रारंभिक जांच की है, परिणाम चौंकाने वाले हैं। यह दवा सीधे हड्डियों की संरचना को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। मार्केट में ऐसी बोन टेम्परिंग दवाएं आसानी से मिलियन में बिकती हैं, लेकिन लू शेंग ने कुछ लाख युआन की सामग्री से ही लेवल 4 या लेवल 5 के बराबर दवा बना दी। अगर वह इसे बड़े पैमाने पर बनाए तो मुनाफा कल्पना से परे होगा। ही लिंगसु गहरी सोच में पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे लू शेंग के पास अनगिनत क्रांतिकारी फॉर्मूले छिपे हों। तभी एक सुनहरे बालों वाला सहायक जल्दी से आया। मिस ही, मैंने आपके निर्देश के अनुसार काम कर दिया, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन एक समस्या है। रिफाइनमेंट के पूरे समय मैंने निगरानी कैमरे देखे, कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, उसने कहा। ऐसा लगा जैसे कैमरे खराब हो गए हों, फुटेज रुक रुक कर चल रही थी और लू शेंग के बाहर निकलते ही सब सामान्य हो गया। ही लिंगसु ने आह भरी। हाँ, मुझे पहले ही अंदाजा था। एक स्पिरिचुअलिस्ट के सामने ऐसी साधारण तकनीकी जासूसी करना तो बस खुद को शर्मिंदा कराने जैसा है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। ही लिंगसु ने हाथ में पकड़ी नीली टेस्ट ट्यूब को कुछ देर देखा, फिर अचानक उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। छोड़ो, उसने ठंडे स्वर में कहा। जैसा वह कहता है वैसा ही करते हैं, ये छोटे मोटे खेल बंद करो। आखिरकार ही परिवार की प्रतिष्ठा वापस लाने की असली उम्मीद वही है। उधर शहर से दूर धुंध से ढकी ऊंची पहाड़ियों और हरियाली वाले इलाके में एक टूर बस पहाड़ी रास्ते पर चल रही थी। टूर गाइड आगे खड़ा यात्रियों से उत्साह से बात कर रहा था। सम्मानित यात्रियों, हमारा अंतिम गंतव्य है शानलिन विलेज, जो माउंट डब्ल्यू की गहराइयों में बसा है। यह जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है और आधुनिक जीवन की भीड़ से दूर है। इसे डोंगनिंग प्रोविंस के 5 लेवल सीनिक एरिया में गिना जाता है। यहां आप शानलिन लोगों की सादगी और मेहमानवाजी का अनुभव करेंगे, खास स्थानीय व्यंजन चखेंगे, माउंट डब्ल्यू की भव्यता देखेंगे और यहां के मशहूर हस्तशिल्प भी खरीद सकेंगे। लाल शर्ट पहने एक महिला ने हंसकर कहा। हस्तशिल्प मतलब महंगा कचरा खरीदने के लिए मजबूर किया जाएगा। पास बैठी बुजुर्ग महिला बोली, अरे इतना पहाड़ों में अंदर, आज रात हम सोएंगे कहाँ? क्या सिर्फ मच्छर ही साथ होंगे?
गाइड ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चिंता मत कीजिए, हम पूरी तरह वैध एजेंसी हैं। यहाँ कोई जबरदस्ती खरीदारी नहीं होती। आज रात सब लोग शानलिन विलेज गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। वहाँ एयर कंडीशनिंग और आधुनिक टीवी जैसी सुविधाएं भी हैं। बस के पीछे कोने में लू शेंग चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। इस हफ्ते मैंने कुल 93 मैरो सूदिंग पिल्स बना ली हैं, काफी समय तक ट्रेनिंग के लिए काफी होंगी। यह इलाका सच में रिकॉर्ड के अनुसार बहुत दूरदराज है। इतनी दूर सभ्यता से होने की वजह से संभावना है कि पहाड़ के अंदर छिपी मिथ्रिल की नस अब तक किसी को नहीं मिली होगी। अगर मैं उसे ढूंढ लूं तो शायद पूरा स्रोत खुद के लिए इस्तेमाल कर सकूं। वह रणनीति में डूबा हुआ था कि तभी एक छोटा पीला बॉल उछलता हुआ उसकी सीट तक आ गया। हल्के भूरे बालों वाली एक छोटी लड़की उसे पकड़ने दौड़ी और फिर उत्सुक आंखों से लू शेंग को देखने लगी। बड़े भैया, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। लगभग तुरंत ही एक खूबसूरत युवा महिला जल्दी से आई और छोटी लड़की को प्यार से अपनी बाहों में उठा लिया। शरारत मत करो बेटा, उसने हल्की झेंपी हुई मुस्कान के साथ कहा। दूसरे यात्रियों को परेशान नहीं करना चाहिए। अच्छी बच्ची बनो और जब तक हम पहुंचें तब तक शांत बैठो, माँ ने समझाया। फिर उसने लू शेंग की ओर मुड़कर हल्के से सिर झुकाया। इस रुकावट के लिए माफ कीजिए। लू शेंग ने बस शांत भाव से सिर हिला दिया, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। कोई बात नहीं, उसने जवाब दिया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर थोड़ी आगे गई, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि माँ और बेटी के पास एक मोटे फ्रेम वाले चश्मे वाला युवक बैठा था। वह मुस्कुराकर लड़की को चिढ़ा रहा था, लेकिन लू शेंग की आध्यात्मिक दृष्टि में उस आदमी का पूरा शरीर हल्की धड़कती हुई बैंगनी रोशनी से घिरा हुआ था। लू शेंग हल्का सा हंस पड़ा, जैसे कोई दिलचस्प चीज देख ली हो। उसकी अपनी दृष्टि में उसके आसपास की हवा हल्की हरी ऊर्जा से चमक रही थी। काफी दिलचस्प, उसने सोचा। लगता है आज माउंट डब्ल्यू की ओर जा रही इस बस में सिर्फ मैं ही स्पिरिचुअलिस्ट नहीं हूँ। बस के आगे की ओर झेंग दंदन अपने चेहरे के सामने हाथ हिलाकर हवा करने की कोशिश कर रही थी। ये तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ तो भयंकर गर्मी है। हल्के गर्मियों के कपड़े पहनने के बावजूद उसे ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे भुन रही हो। वह इस दमघोंटू गर्मी को सहते हुए बार बार अपने दोस्त से शिकायत कर रही थी। क्या मैं पागल थी जो 3 दिन 2 रात आराम करने के लिए इस उजाड़ जंगल में आने के लिए मान गई? इस हालत में तो मैं ट्रिप से बचकर ही नहीं निकलूंगी। उसके बगल में बैठी लिन जीशान बिल्कुल शांत थी। दंदन के विपरीत उसे गर्मी का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वह हाथ में पारंपरिक पंखा लिए ठंडी मुस्कान के साथ बोली, झेंग दंदन, याद है ना? तुम्हें किसी ने बांधकर इस बस में नहीं डाला था। तुम अपनी मर्जी से आई हो। यह सुनकर झेंग दंदन की आंखें चिढ़ से फैल गईं। अरे, उसने कहा और मजाक में लिन जीशान का पंखा छीन लिया। मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता थी। मुझे डर था कि तुम दिल टूटने के बाद किसी पहाड़ के कोने में जाकर कोई बेवकूफ़ी न कर बैठो। जैसे जैसे वह बोलती गई, उसे खुद अपनी भलाई पर पछतावा होने लगा। मेरी सच्ची चिंता को ही गलत समझ लिया गया। दोस्त को इतना परेशान देखकर लिन जीशान ने तुरंत उसे शांत करने की कोशिश की। ठीक है, ठीक है। मुझे पता है तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मेरी चिंता करती हो। इतनी चिंता मत करो, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। बस बहुत समय हो गया कहीं घूमने का मौका नहीं मिला, इसलिए सोचा इस मौके पर थोड़ा दूर जाकर मन साफ कर लूं। लिन जीशान ने मुस्कुराकर झेंग दंदन को देखा। यह टूर ग्रुप भले थोड़ा साधारण हो, लेकिन माउंट डब्ल्यू की प्राकृतिक सुंदरता बहुत मशहूर है। मैं वादा करती हूँ,
जब तुम पहाड़ों की चोटियां देखोगी तो यहाँ आने का पछतावा नहीं होगा। दंदन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है ठीक है, कोई पछतावा नहीं। उसी समय उनके पीछे से एक बच्चे की खुश भरी हंसी सुनाई दी। छोटी लड़की खुशी से खेल रही थी और अपनी गेंद किसी की ओर उछाल रही थी। लो, मेरी बॉल पकड़ो, उसने खुशी से चिल्लाया। वह गेंद सीधे लू शेंग के पास पहुंची। उसने दोनों हाथों से आसानी से उसे पकड़ लिया और बच्चे को सराहना भरी नजर से देखा। तुम तो गेंद खेलने में काफी अच्छी हो, उसने नरमी से कहा। जब लू शेंग ने यह कहा तो उसके चेहरे पर एक बेहद सुंदर और सच्ची मुस्कान फैल गई। उसी समय झेंग दंदन पीछे मुड़ी और वह वहीं ठिठक गई। उसकी सारी शिकायतें उसी पल गायब हो गईं। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई और वह मंत्रमुग्ध होकर लू शेंग को देखने लगी। लिन जीशान ने दोस्त के इस अचानक बदले व्यवहार को देखा और शक भरी आवाज में बोली, हूँ। इसी बीच छोटी लड़की की गेंद थोड़ा रास्ते से हटकर उछल गई। अरे, मेरी बॉल, लड़की चिल्लाई जब गेंद झेंग दंदन की तरफ उछली। दंदन घबराकर उसे पकड़ने लगी, उसका दिल तेज धड़क रहा था। अरे, मैंने तुम्हारी बॉल पकड़ ली, उसने लू शेंग से कहा। आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी। फिर उसने जल्दी से गेंद वापस उसकी ओर फेंक दी। लू शेंग ने आराम से हवा में ही उसे एक हाथ से पकड़ लिया। गेंद हाथ में लेकर उसने झेंग दंदन की ओर देखा और विनम्र मुस्कान दी। धन्यवाद, उसने सरलता से कहा। झेंग दंदन के लिए तो यह जैसे बिजली गिरने जैसा था। उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह हकलाते हुए बोली, नहीं, कोई बात नहीं। दोस्त को इतना शर्माते हुए देखकर लिन जीशान खुद को छेड़ने से रोक नहीं पाई। वाह, अचानक इतनी नरम हो गई हो। करीब 2 घंटे बाद घुमावदार पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए बस आखिरकार गांव पहुंच गई। दंदन नीचे उतरी और आसपास के पहाड़ देखकर बोली, बस यही है। मुझे तो बिल्कुल साधारण पहाड़ लग रहा है। यह 5 अपर्यटन क्षेत्र कैसे हो सकता है? लेकिन लिन जीशान ने शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया और अपना नक्शा देखने लगी। असल में तो यह जगह काफी अच्छी लग रही है। सुना है आगे रास्ते में एक शानदार झरना है। कल जब हम ट्रेक शुरू करेंगे तब पता चलेगा, लिन जीशान ने कहा। दंदन अभी भी मुंह फुलाए थी, लेकिन अंदर से खुश थी क्योंकि लिन जीशान खुश थी। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं भी सह लूंगी। भीड़ में उतरते पर्यटकों को देखते हुए अचानक उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा तुरंत चमक उठा। वो रहा, उसने उत्साह से फुसफुसाया। लू शेंग अभी बस से उतरा ही था और वही छोटी लड़की तुरंत दौड़कर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। बड़े भैया, वादा करो कल भी मेरे साथ खेलोगे। लू शेंग झुककर उसके बराबर बैठ गया और उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा। जरूर, अगर कल ट्रेक के दौरान मुझे थोड़ा समय मिला तो मैं जरूर खेलूंगा, लड़की खुशी से मुस्कुराई। हे, बहुत बढ़िया। यह देखकर झेंग दंदन तुरंत आगे आई। अरे छोटी, क्या मैं भी कल तुम्हारे और बड़े भैया के साथ खेल सकती हूँ? दंदन के पीछे लिन जीशान खड़ी थी, सामान संभालते हुए और थकी नजर से यह सब देख रही थी। लेकिन छोटी लड़की को यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह लू शेंग के और करीब आ गई, उसका हाथ पकड़ लिया और जीभ निकालकर मना कर दिया। नहीं, यह परेशान करती है और मेरी बॉल छीनने की कोशिश करती है। मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी। मैं सिर्फ बड़े भैया के साथ खेलूंगी। आसपास के लोग हंस पड़े। वाह, यह तो सीधा इनकार है। भीड़ के शोर के बीच एक साफ आवाज गूंजी।
टैंग्स डॉटर, इधर आओ, चलो कैंपसाइट की ओर चलते हैं। टैंग्स डॉटर तुरंत मुड़ी, लेकिन अभी भी लू शेंग का हाथ पकड़े हुए थी। उसने अपनी माँ की ओर देखा, अनुमति मिलने पर बोली, ठीक है मॉम। फिर उसने धीरे से लू शेंग का हाथ छोड़ा और अपनी माँ के साथ चल दी। जाते जाते भी टैंग्स डॉटर ने शिष्टाचार नहीं भूला। वह मुड़ी और जोर से हाथ हिलाया। बाय बाय बड़े भैया। लू शेंग ने भी शांत भाव से हाथ हिलाकर जवाब दिया। दूसरी तरफ झेंग दंदन जबरन मीठी मुस्कान बनाए खड़ी थी। लेकिन जैसे ही लड़की दूर हुई, उसने दांत भींचकर धीरे से कहा, छोटी शैतान। जैसे कोई इसके साथ खेलना चाहता हूँ। पीछे खड़ी लिन एक्सेन यह सुनकर खुद को रोक नहीं पाई। उसने मुंह ढक लिया और हंसी से उसके कंधे हिलने लगे। झेंग दंदन का गुस्सा देखकर लिन एक्सेन ने धीरे से कहा, अरे वो तो बस बच्ची है, दिल पर मत लो। लेकिन जैसे ही उसने पास में लू शेंग की आवाज सुनी, झेंग दंदन का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। वह मुस्कुराई और बोली, अरे नहीं, मैं बच्चे से क्यों नाराज होऊंगी। फिर उसने फोन निकाला और शर्माते हुए पूछा, वैसे हैंडसम, क्या आपका कांटेक्ट मिल सकता है? जरूर, लू शेंग ने सहज स्वर में कहा। तुरंत फोन से एक हल्की डिंग की आवाज आई। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार हो गई थी। कुछ ही सेकंड में दोनों ने कांटेक्ट एक्सचेंज कर लिया। लू शेंग झेंग दंदन ने मन ही मन नाम दोहराया। नाम सुनने में तेज और प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन उसे याद था कि वह यहाँ लिन एक्सेन के बेटे को खुश करने के लिए आई है। वह लिन एक्सेन का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, ठीक है हैंडसम, फिर मिलते हैं। चलते हुए उसने फोन देखा और मुस्कुराई। तुमने भी उस हैंडसम को ऐड किया ना? हे, यह ट्रिप तो बोरिंग होने वाली थी, लेकिन अब मजेदार हो गई। लिन एक्सेन ने झेंग दंदन को इतना खुश देखा तो उसे भी राहत मिली। दोस्त को इतना खुश देखकर उसका खुद का मन भी हल्का हो गया। मुझे खुशी है कि तुम मजे कर रही हो, लू शेंग ने विनम्रता से कहा और उन्हें भीड़ में जाते देखा। लेकिन जैसे ही वे दूर हुए, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी जगह ठंडी और शांत गंभीरता ने ले ली। उस पल लू शेंग का चेहरा थोड़ा डरावना लग रहा था, बहुत शांत, बहुत तीखा। उसके मन में बस में बैठे लोगों की आभाएं फिर से उभरने लगीं। दिलचस्प, उसने सोचा। इस सफर में मुझे एक लेवल 2 स्पिरिट मैनिपुलेटर और 2 लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट्स मिले हैं। जब उसने तंग माओलिन के बारे में सोचा तो उसे विश्वास था कि उस आदमी ने उसकी असली पहचान नहीं पहचानी। ज्यादा से ज्यादा उसे लगा होगा कि मैंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है। लू शेंग ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। अब जब मेरी इच्छा शक्ति ग्रैंड मास्टर स्तर की है, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता हूँ। जब तक मैं इसे नियंत्रित रखूं, कोई भी मेरी असली ताकत नहीं पहचान पाएगा। फिर उसके मन में सवाल उठा, लेकिन इन पहाड़ों में क्या कोई और मजबूत मार्शल आर्टिस्ट छिपा हुआ है? बस के यात्रियों को याद करते हुए लू शेंग ने मन ही मन फैसला किया। वे न्यू टाउन माउंटेन क्यों आए हैं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई मेरे रास्ते में आया, उसकी आंखें ठंडी हो गईं, तो मैं उसे बिना सोचे खत्म कर दूंगा। तभी सामने की हवा में हलचल हुई। लू शेंग ने देखा कि एक म्यूटेटेड बीस्ट सामने आ गया था। उसका शरीर विकृत था और आंखों में जंगली भूख चमक रही थी। लेकिन लू शेंग ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। एक ही पल में उसने उस जानवर को पकड़ लिया और हाथों में ही कुचल दिया। उसका संघर्ष तुरंत खत्म हो गया। उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर एक हाईवे पर एक सफेद लग्जरी कार तेजी से दौड़ रही थी। कार के अंदर माहौल भारी था। डब्ल्यू यी जिंग आराम से बैठा हुआ वाइन का ग्लास पकड़े था।
उसके पैरों के पास एक आदमी घुटनों के बल झुका हुआ था और उसके दाहिने तरफ लाल कपड़ों में एक लड़की बिल्कुल स्थिर बैठी थी। डब्ल्यू यी जिंग ने धीरे धीरे वाइन घुमाई तो तंग माओलिन का पता मिल गया। घुटनों पर बैठे आदमी ने जल्दी से जवाब दिया, जी सर, वह च्विंग सिटी के न्यू टाउन माउंटेन में है। वह अपनी पत्नी और बेटी को भी साथ लाया है। शायद पहाड़ों में छिपने की कोशिश कर रहा है। डब्ल्यू यी जिंग ने खिड़की से बाहर देखा। तंग माओलिन थोड़ा चालाक है, उसने कहा। अगर वह गहरे पहाड़ों में छिप गया तो उसे पकड़ना मुश्किल होगा। यह सुनकर घुटनों पर बैठे आदमी ने जल्दी कहा, चिंता मत कीजिए सर, हमने पहले ही लोगों को उस पर नजर रखने भेज दिया है। वह कहीं भी छिपे हमें पता चल जाएगा। डब्ल्यू यी जिंग जोर से हंस पड़ा। बहुत अच्छा, बस उस पर नजर रखो। जो 2 लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट्स तुम लाए हो वे भी उससे कमजोर हैं। तंग माओलिन से मैं खुद निपटूंगा। इस पूरे समय लाल कपड़ों वाली लड़की बिल्कुल स्थिर बैठी रही। डब्ल्यू यी जिंग ने एक ही घूंट में वाइन खत्म कर दी। तंग माओलिन, मुझे दोष मत देना, उसने कहा। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो लोग सोचेंगे डब्ल्यू यी जिंग कमजोर है। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। तुम जैसे कुत्ते ने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? डब्ल्यू यी जिंग ने खाली ग्लास उस लड़की की ओर बढ़ाया। तभी लड़की ने सिर उठाया और दृश्य डरावना था। उसकी आंखों और मुंह से बैंगनी तरल बहने लगा। वह बैंगनी तरल लगातार बहता रहा। धीरे धीरे वह ग्लास में भरने लगा जो डब्ल्यू यी जिंग ने पकड़ा हुआ था। डब्ल्यू यी जिंग ने घूंट लिया और मुस्कुराया। 16 साल की मासूम मोहब्बत की खुशबू सच में नशे जैसी है। उसने हाथ में पकड़ी फोटो देखी तो तंग माओलिन अपनी बेटी को भी साथ लाया है। फोटो में 3 लोगों का खुशहाल परिवार था। लेकिन डब्ल्यू यी जिंग हंस पड़ा। लगता है मुझे एक और कलेक्शन मिल गया। उधर टैंग्स डॉटर कमरे में घुसते ही खुशी से उछलने लगी। उसकी मां मुस्कुराई और बोली, धीरे भागो बेटा, गिर मत जाना। लेकिन तंग माओलिन का चेहरा गंभीर था। उसने अपनी शक्ति सक्रिय की। उसकी ऊर्जा पूरे कमरे में फैल गई जैसे अदृश्य जाल। कुछ पल बाद तंग माओलिन बोला, कमरा साफ है। किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली। तुम बहुत ज्यादा सावधान हो रहे हो। डब्ल्यू यी जिंग इतना दूर कैसे पहुंच सकता है? तंग माओलिन ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें और टैंग्स डॉटर को यहां लाया हूं। सावधान रहना जरूरी है। भूलना मत, उसने कहा। हम भाग रहे हैं। डब्ल्यू यी जिंग एक लेवल 3 स्पिरिट मैनिपुलेटर है और बहुत खतरनाक है। उसकी पत्नी बोली, हम 1.5 साल से छिपे हुए हैं। शायद सब ठीक रहेगा। लेकिन अगर वह यहां भी आ गया तो? तंग माओलिन ने उसे गले लगाया। चिंता मत करो, उसने दृढ़ता से कहा। मैं तुम्हें और हमारी बेटी को किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। वह दंपति एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे जैसे तूफान में 2 छोटे पक्षी एक दूसरे की गर्मी से सहारा ले रहे हों। लेकिन टैंग्स डॉटर चुप हो गई थी। वह खिड़की के बाहर खाली नजरों से देख रही थी, जैसे किसी ऐसी दुनिया को देख रही हो जिसे वह अभी पूरी तरह समझ नहीं पाती। उधर दूर कहीं लू शेंग भी कुछ ऐसा ही कर रहा था जैसा तंग माओलिन कर रहा था, अपनी संवेदनाओं को बाहर की ओर फैला रहा था। उसकी शक्ति तेज लहरों की तरह फैलती गई, पहले सड़क, फिर कैंप और आखिर में पूरी शहर को एक शांत ज्वार की तरह ढक लिया। उस व्यापक संवेदना के भीतर लू शेंग को एक अजीब पैटर्न महसूस हुआ। हर जगह लोग थे,
जैसे अंधेरे में बिखरे कीड़े दूरबीन उठाकर किसी अज्ञात दिशा में झांकते हुए। यह सिर्फ एक आदमी नहीं था, कई लोग थे, सतर्क और ध्यान लगाए हुए, जैसे पहाड़ों ने रहस्यों की तलाश में कई आंखों को खींच लिया हो। उस लगातार महसूस होने वाली झांकने जैसी मौजूदगी के अलावा बाकी सब कुछ सामान्य लग रहा था, बहुत ज्यादा सामान्य, जैसे किसी खामोश सतह के नीचे कुछ तेज छिपा हो। लू शेंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। जब तक ये लोग मेरे पीछे नहीं आते, उसने ठंडे मन से सोचा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लू शेंग ने जेब में हाथ डालकर एक छोटा पारदर्शी कांच का शीशी निकाला। उसने अंगूठे से ढक्कन खोला। हल्की जड़ी बूटियों की खुशबू हवा में फैली। फिर उसने सिर पीछे झुकाया और गोली एक ही बार में निगल ली। इन सहायक औषधियों की मदद से ग्रैंड मास्टर्स इमॉर्टल गोल्डन बॉडी के लिए मेरी नसों और हड्डियों की साधना काफी तेज हो गई है, उसने सोचा, जब दवा की गर्मी उसके शरीर में फैलने लगी। इस रफ्तार से देखो तो लगभग 2 महीने में इमॉर्टल गोल्डन बॉडी की पहली कठिन अवस्था पूरी हो जाएगी। और जब यह पूरा हो जाएगा, तब मैं असली आंतरिक शक्ति प्रकट कर सकूंगा और आधिकारिक रूप से 4th टियर मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। तभी उसका स्मार्टफोन मेज पर लगातार वाइब्रेट करने लगा। परिवार वाले ग्रुप चैट में कई संदेश आ गए थे। स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए लू शेंग हल्का मुस्कुराया। जेंग यूफेन ने उसे सलाह दी थी कि बाहर रहते हुए ठीक से खाना खाए, मौसम का ध्यान रखे और ठंडी चीजें ज्यादा न खाए ताकि पेट खराब न हो। फिर एक वॉइस मैसेज आया। माँ की जानी पहचानी आवाज सुनकर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वह धीरे से बुदबुदाया कि अब वह बच्चा नहीं है जिसे हर समय निगरानी चाहिए। लेकिन अगले ही पल एक नया संदेश आया, लू किंग का। फिर से एडवेंचर पर निकल गए क्या? सीनियर यान युअन आज स्कूल आई थी और पूछ रही थी कि क्या मैं तुम्हें उसके साथ घूमने के लिए मना सकती हूँ। सच बताओ, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? अपने संदेश को मजेदार बनाने के लिए लू किंग ने एक खास इमोजी भी भेजा था, एक छोटा सा लाल सेब जो बड़ी बंदूक पकड़े हुए था। यह उसका क्लासिक अंदाज था, प्यारी धमकी। लू शेंग अपनी छोटी बहन की जिज्ञासा देखकर हंस पड़ा। उसने जवाब टाइप किया, मेरी निजी जिंदगी की जासूसी करने के बजाय अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग पर ध्यान दो। फिर उसने लिखा, मैंने जो टॉनिक तुम्हारे लिए बनाए हैं उन्हें रोज पीना मत भूलना। अगर मेरे लौटने तक तुम्हारी ब्लड एनर्जी 13 से ऊपर नहीं पहुंची तो तैयार रहना, मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दूंगा। उसने अंत में एक मजेदार बिल्ली वाला इमोजी लगाया, फोन रख दिया और बिस्तर पर बैठ गया। अब वह सपनों की दुनिया में अपनी हाल की ट्रेनिंग की समीक्षा करना चाहता था। लू शेंग ने आंखें बंद कीं और आसानी से फिर से उस अंधेरी, शांत ड्रीम रियल में प्रवेश कर गया। अब यह प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान हो गई थी। वह दिवंगत ग्रैंड मास्टर की यादों से मिली 10 सन्स स्किल को धीरे धीरे समझने लगा था। इस मानसिक दुनिया में जो लुढ़कते हुए ज़ोंबी पहले खतरा थे, अब वे उसके लिए आसान लक्ष्य बन गए थे। उसकी हर चाल में ग्रैंड मास्टर्स विल की झलक दिखने लगी थी और उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि इस क्षेत्र में शायद ही कोई उसके सामने टिक पाता। उसके हर मुक्के में विस्फोट जैसी ताकत थी। शॉकवेव से ज़ोंबी हवा में उछल जाते और उसकी उभरती सौर शक्ति की गर्मी से जलकर राख हो जाते। अचानक वातावरण बदल गया। अंधेरे में से बर्फीले क्रिस्टल ब्लेड से बना एक रास्ता उभरा। ठंडी धुंध जमीन पर जमने लगी। लू शेंग रुक गया, उसकी आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गईं। उसे आगे किसी मौजूदगी का एहसास हुआ। यह उन बेवकूफ ज़ोंबी से बिल्कुल अलग थी। एक भारी और दम घोंटने वाली आभा पूरे इलाके में फैलने लगी। बर्फीली धुंध से एक आकृति बाहर आई।
वह एक महिला थी, घुंघराले बालों के साथ, और उसकी पीठ से भूतिया पंख निकल रहे थे। उसके कदमों से जमीन पर बर्फ के जटिल निशान बन रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह एक ठंडे लोहे के मास्क के पीछे छिपा हुआ था। उसने एक लंबा भाला उठाया। जैसे ही उसने उसे घुमाया, आसपास की हवा तुरंत जम गई और नीली बर्फ की मोटी परत फैल गई। तेज बर्फ के टुकड़ों का तूफान लू शेंग की ओर तीरों की तरह दौड़ा। लू शेंग का खून ठंडा पड़ गया। यह कोई साधारण राक्षस नहीं था, यह ग्रांड मास्टर स्तर की सत्ता थी। बर्फ के टुकड़ों के बीच वह महिला अचानक धुंध में गायब हो गई। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया, जैसे ड्रीम वर्ल्ड की रोशनी ही बुझ गई हो। वह अस्तित्व उसकी शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों इंद्रियों से गायब हो चुका था। लू शेंग को एहसास हुआ कि वह एक घातक शिकारी को खो चुका है। अचानक हमला ऊपर से आया। महिला ग्रांड मास्टर भाले के साथ तेजी से नीचे उतरी। तभी लू शेंग ने समझा, यह एक असली ग्रांड मास्टर स्तर की तकनीक थी। ड्रीम रियल्म में उसका मानसिक रूप तुरंत टूट गया। उसका बचाव पल भर में चकनाचूर हो गया। अचानक लू शेंग असली दुनिया में झटके से उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। उसने छाती पकड़ ली और भारी सांस लेने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसका शरीर चीर दिया गया हो। क्या असली मौत का एहसास ऐसा ही होता है? उसने फुसफुसाया। भगवान का शुक्र है, यह सिर्फ सपना था, उसने धीरे से कहा। अगर वह वार असली दुनिया में लगता तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती। उसने अपनी पूरी मानसिक शक्ति लगाई थी, फिर भी वह एक सेकंड भी नहीं टिक पाया। उस महिला की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। अब उसे एहसास हुआ कि वह ड्रीम रियल्म को बहुत हल्के में लेने लगा था। अपने मन को शांत करते हुए लू शेंग पद्मासन में बैठ गया। शायद उस उजड़े हुए ड्रीम वर्ल्ड में सिर्फ खून और आग की परीक्षा से ही असली उद्धारक बन सकता है। वह महिला निश्चित रूप से उच्च स्तर की ग्रांड मास्टर थी, शायद 8वें स्तर की ग्रेट ग्रांड मास्टर भी। लू शेंग की आंखों में उत्साह चमक उठा। शायद वह जो शक्ति की नदी उसने देखी थी, वही ग्रांड मास्टर विल का असली रूप था। वह फिर से ड्रीम रियल्म में जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान लगाया, भयानक सिरदर्द शुरू हो गया। उसने सिर पकड़ लिया। लगता था अभी कुछ समय के लिए ड्रीम रियल्म में प्रवेश बंद हो गया है। उसी समय उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर झेंग दंदन के कई संदेश थे। हैंडसम, क्या तुम इनमें पहुंच गए? सामान खोल लिया। वहां इतना शांत क्यों है? कल साथ में एडवेंचर पर चलोगे? मैं असली मार्शल आर्टिस्ट हूं, तुम्हारी रक्षा कर सकती हूं। डिनर का समय हो गया है, साथ खाना खाए। जवाब क्यों नहीं दे रहे? लू शेंग ने संदेश पढ़ते हुए आह भरी। लेकिन तभी उसे भूख लगने लगी। आखिर उसे अपने शरीर की रिकवरी और साधना के लिए खाना चाहिए था। वह इनके डाइनिंग हॉल में नीचे चला गया। जैसे ही वह अंदर आया, झेंग दंदन की आवाज आई, लू शेंग, यहां आओ, मैंने तुम्हारे लिए सीट बचाई है। इधर। हैंडसम, उसी छोटी लड़की की आवाज पास की मेज से आई। वह खुशी से हाथ हिला रही थी। लू शेंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया। टैंग्स डॉटर के पिता ने भी सम्मान से सिर हिलाया। लू शेंग शांत कदमों से भीड़ के बीच से चलता हुआ उस मेज तक गया जहां झेंग दंदन और लिन जीशान बैठे थे। जैसे ही वह बैठा, झेंग दंदन तुरंत उसके पास आकर बैठ गई। लिन जीशान ने पीछे से एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ी। तुम पहले से हमारे साथ क्यों नहीं बैठे?
झेंग दंदन ने पूछा। ग्रुप में खाना हमेशा ज्यादा मजेदार होता है। लू शेंग हल्का हंस पड़ा। शायद तुम सही कह रही हो, उसने कहा। तो बताओ, तुम दोनों ने खाना खा लिया या अभी शुरू कर रही हो? अभी नहीं, झेंग दंदन तुरंत बोली। लेकिन उसी समय लिन जीशान बोली, मैं तो खा चुकी हूं। इससे झेंग दंदन ने उसे घूरा, फिर मुस्कुराकर लू शेंग की ओर मुड़ी। असल में मुझे पहले भूख नहीं थी, लेकिन अब फिर से भूख लग गई है। तो अच्छा है, हम साथ में खाते हैं, उसने उत्साह से कहा। कुछ और डिश ऑर्डर करते हैं। लिन जीशान ने हंसकर छेड़ा। लगता है पहले तुम नजारे में इतनी खो गई थी कि सादा चावल भी दावत लग रहा था। उधर पास की मेज पर टैंग्स डॉटर अपने पिता से बोली, डैडी, क्या मैं उस बड़े भैया के साथ बैठकर खा सकती हूँ? उसकी माँ ने समझाने की कोशिश की। हम सब यहाँ साथ हैं ना? लेकिन लड़की बोली, मुझे सच में उनके साथ खाना है। पिता हंस पड़े। ठीक है, जाओ, लेकिन शरारत मत करना। लड़की खुशी से कटोरा लेकर लू शेंग की मेज की ओर दौड़ गई। माँ ने धीरे से पूछा, तुम उसे अजनबी के पास क्यों भेज रहे हो? पति ने आराम से सूप पीते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने आध्यात्मिक शक्ति से आसपास सब जांच लिया है। यहाँ सब साधारण पर्यटक हैं और उस लड़के की आंखें साफ हैं। उसमें कोई बुरी नियत नहीं दिखती। दूर से देखते हुए टैंग्स डॉटर के पिता ने लू शेंग का निरीक्षण किया। उसे लगा कि लड़का थोड़ा कमजोर दिख रहा है। उसके कदम हल्के थे और सांसें स्थिर नहीं थीं। शायद वह मार्शल आर्ट्स का उम्मीदवार हो, लेकिन ताकत ज्यादा नहीं। उसने अंत में आत्मविश्वास से कहा, अगर कोई खतरा हुआ तो मैं एक विचार से ही उनकी जान ले सकता हूं। इस छोटे से गांव में कुछ भी अनपेक्षित नहीं होगा। उसकी शांत लेकिन भरोसा दिलाने वाली बात सुनकर पत्नी ने लंबी राहत की सांस ली। उसके कंधे ढीले पड़ गए और वह थोड़ा शांत हो गई। शायद मैं ही हाल में जरूरत से ज्यादा चिंता कर रही थी। उधर लू शेंग की मेज पर माहौल बिल्कुल अलग था। वेटर कई भाप उड़ाते व्यंजन और ताजे स्टीम्ड बन से भरी ट्रे लेकर आ गया। यह आपका खाना है, सब लोग आराम से खाइए, वेटर ने विनम्रता से कहा। टैंग्स डॉटर और झेंग दंदन दोनों ने लू शेंग के सामने लगे खाने के ढेर को बड़ी आंखों से देखा। वाह बिग ब्रदर, लड़की हैरान होकर बोली। क्या आप सच में इतना सारा खाना अकेले खा सकते हैं? लू शेंग शांत रहा। हाँ, हाल में मेरी भूख थोड़ी ज्यादा हो गई है। उसने दो छोटे सुअर के आकार वाले बन उठाकर लड़की की प्लेट में रख दिए। लड़की खुशी से चिल्ला उठी। वाह, कितने प्यारे हैं। लू शेंग मुस्कुराया और बोला, छोटी बहन, चलो एक प्रतियोगिता करते हैं। देखते हैं कौन पहले खाना खत्म करता है। लड़की तुरंत गंभीर हो गई। ठीक है। प्रतियोगिता शुरू, लेकिन जैसे ही उसने बन का पहला छोटा सा कौर लिया, उसने ऊपर देखा और पाया कि लू शेंग तो पूरी प्लेट साफ कर चुका था। वह स्तब्ध होकर बैठी रह गई। लिन जीशान यह सब देखकर हैरान रह गई। उसने धीरे से कहा, सच कहूं तो इतनी मात्रा में खाना आमतौर पर वही लोग खाते हैं जो अभी आधिकारिक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बने होते। वह आगे बोली, जब कोई सच में मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो ज्यादातर लोग साधना के लिए दवाइयों और टॉनिक का सहारा लेते हैं। और जिनके पास वह साधन नहीं होते, वे ज्यादा ऊर्जा वाले भोजन खाते हैं। जैसे झेंग दंदन और मैं जो कंप्रेस्ड जर्की रखते हैं, कुछ टुकड़े ही काफी होते हैं। अगर कोई इतना ज्यादा खाए तो आधा दिन तो बस बाथरूम जाने में ही निकल जाएगा, लिन जीशान ने कहा। लेकिन झेंग दंदन तो पूरी तरह लू शेंग को देखती ही जा रही थी।
वाह, इतने दिल खोलकर खाने का तरीका भी कितना हैंडसम लगता है, उसने कहा। लिन जीशान ने झुककर उसके कान में फुसफुसाया, झेंग दंदन सच बताओ, क्या तुम्हें लू शेंग सच में इतना पसंद है? झेंग दंदन ने बिल्कुल सीधे जवाब दिया। बिल्कुल। क्या यह अब तक साफ नहीं था? उसी समय टैंग्स डॉटर लू शेंग का हाथ पकड़कर बोली, बिग ब्रदर, वहां बुफे है, चलो देखते हैं। लू शेंग उसके साथ चला गया। लिन जीशान तुरंत बोली, लेकिन दंदन, वह हमसे छोटा है, वह अभी हाई स्कूल में है। लिन जीशान ने समझाने की कोशिश की, और मैंने देखा है कि उसकी इंटरनल ब्रेथ भी स्थिर नहीं है। शायद उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी खास नहीं है। जबकि तुम डोंगनिंग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की छात्रा हो और सेकंड लेवल मार्शल आर्टिस्ट भी। लेकिन झेंग दंदन शांत रही। हमारे बीच सिर्फ 3-4 साल का अंतर है। उम्र कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है यह किस्मत है। माउंट डब्ल्यू में उससे फिर मिलना भगवान की योजना है। लिन जीशान ने फिर कहा, लेकिन अगर तुम दोनों सच में साथ हुए तो आगे कैसे रहोगे? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आसान नहीं होती। कुछ साल बाद तुम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएगी। वह आगे बोली, और सोचो, वह अभी आधिकारिक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद उसे कम से कम 6,000 युआन महीने चाहिए होंगे सिर्फ अपने खर्च के लिए। घर, गाड़ी, यह सब कैसे होगा? झेंग दंदन हंस पड़ी। ये असली समस्याएं नहीं हैं। मैं सेकंड लेवल मार्शल आर्टिस्ट हूं। मैं खुद लू शेंग को ट्रेन कर सकती हूं। अगर वह डोंगनिंग में नहीं आया तो भी मैं हर हफ्ते बस से उससे मिलने जा सकती हूं। अगर उसके पास घर या कार नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर लू शेंग एक साधारण इंसान भी हुआ तो मैं भी उसके साथ साधारण जिंदगी जी सकती हूं। तब मुझे रोज इतनी कठिन ट्रेनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। कितना अच्छा होगा। वैसे भी हाल में ट्रेनिंग से मेरी टांगें बहुत मोटी हो गई हैं। वह दूर खेलते हुए लू शेंग और टैंग्स डॉटर को देखने लगी। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। और कौन कहता है कि लू शेंग साधारण है? मेरे लिए तो वह हमेशा चमकता हुआ लगता है। लिन जीशान हैरान रह गई। क्या तुम पागल हो? एक हाई स्कूल लड़के के लिए 10 साल की मेहनत से चल रही मार्शल पाथ छोड़ दोगी? उधर दूर खड़ा लू शेंग अपनी असली शक्ति की वजह से उनकी पूरी बातचीत साफ साफ सुन चुका था। उसने सिर खुजाया और थोड़ा असहज महसूस किया। यह तो थोड़ा सूस है, लू शेंग ने बुदबुदाया। टैंग्स डॉटर ने सिर टेढ़ा किया। बिग ब्रदर, सूस का क्या मतलब होता है? लू शेंग मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं। बस वहां वाली दोनों बहनें बहुत सुंदर हैं। लड़की ने इसे अपने तरीके से समझ लिया। वह तुरंत झेंग दंदन और लिन जीशान के पास दौड़ी और जोर से बोली, बिग ब्रदर कह रहे हैं कि आप दोनों बहनें बहुत सूस हैं। झेंग दंदन और लिन जीशान दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह उलझ गईं। लू शेंग बस झेंप कर मुस्कुरा दिया। टैंग्स डॉटर खुशी से गाने लगी, सूस सिस्टर, सूस सिस्टर। अगली सुबह जब पर्यटक बस में चढ़ रहे थे, सब शिकायत कर रहे थे। इस होटल के बिस्तर पत्थर जैसे हैं, एक आदमी बोला। मैं फिर कभी इस गांव में नहीं आऊंगा, दूसरा बोला। और मच्छर तो पूरी रात काटते रहे। तभी एक बुजुर्ग महिला बोली, अरे, वह 3 लोगों वाला परिवार कहाँ है? बस तो जाने वाली है। टूर गाइड भी परेशान दिख रहा था। क्या वे अभी भी कमरे में हैं? फोन भी नहीं लग रहा। कृपया सब लोग मदद करके उन्हें ढूंढिए,
तभी किसी ने कहा, और वह युवक जो छात्रों के साथ था, वह भी नहीं दिख रहा। लोग फुसफुसाने लगे, अजीब है, एक रात में 4 लोग गायब हो गए। गाइड घबराकर बोला, सब लोग यहाँ थोड़ी देर रुकिए और साथ रहिए, मैं अभी रेस्क्यू टीम बुलाने जा रहा हूँ। यह सुनकर झेंग दंदन और लिन जीशान भी हैरान रह गईं। लिन जीशान बोली, उस परिवार की चिंता मत करो, वह पिता सामान्य नहीं था, लेकिन लू शेंग का गायब होना सच में अजीब है। झेंग दंदन चिंतित होकर बोली, अगर गाइड खोजने में लग गया तो क्या हमारी ट्रिप खत्म हो जाएगी? अचानक झेंग दंदन ने हाथ उठाया, मैं जंगल में जाकर लू शेंग को ढूंढूंगी। लिन जीशान ने आह भरी और उसके पीछे चल दी। दोनों घने जंगल में चली गईं। एक पेड़ पर बैठी गिलहरी उन्हें देख रही थी। अचानक एक तेज आकृति हवा की तरह वहां से गुजरी। गिलहरी डरकर अपना मेवा गिरा बैठी। वह लू शेंग था, सुबह की दौड़ लगा रहा था। दौड़ते हुए उसने सोचा, पूरी रात की अच्छी नींद के बाद वह सपना वाला दर्द अब लगभग खत्म हो गया है। वह एक ऊंची चट्टान पर पहुंच गया। एक छलांग में ऊपर चढ़ गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने आंखें बंद कीं और मानसिक ऊर्जा को फैलाया, जैसे अदृश्य धागे जमीन के अंदर तक फैल गए हों। कुछ देर बाद उसकी चेतना को एक ठंडी धातु जैसी प्रतिक्रिया महसूस हुई। उसे वही उच्च घनत्व वाला अयस्क मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। आखिर मिल गया, उसने फुसफुसाया। उसने अपनी मानसिक शक्ति से मिट्टी का बड़ा टुकड़ा उठा लिया। अंदर से कच्चा अयस्क बाहर गिर पड़ा। लू शेंग ने उंगली हिलाई और मानसिक दबाव से उसे छोटे पत्थरों में बदल दिया।